स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल पे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, नागरिकता को पढ़ रहे थे ना। भाग देख लिए, अनुच्छेद देख लिए, अनुसूचियां देख ली। अनुच्छेद में 1 से 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अब अनुच्छेद देखना है 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अनुच्छेद को देखना है और दोहरी नागरिकता के बारे में पढ़ना है। CAA 2019, NRC, सभी चीजें अभी यहाँ पर बताई जाएगी। हम लोग अनुच्छेद 11 में क्या देखे थे, किसी को याद है? अनुच्छेद 11 बताया था कि संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। संसद भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित कर दिया। यहाँ तक तो क्लियर सबको। कितने प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है? 5 प्रकार से। कैसे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है? 3 तरह से। याद है ना? पुराना चल रहा है अभी पहले की तरफ। अब देखते हैं कि संसद जब संविधान सभा बना था ना, तो उसमें अनुच्छेद में कुछ बता दिया गया था कि ये सब कैटेगरी होगा कुछ अनुच्छेद के तहत, कि कैसे कैसे नागरिकता बनेगी या कैसे नागरिकता दिया जाएगा, उसके लिए कुछ कैटेगरी डिसाइड कर दिया गया था। जैसे अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था बताओ तो कोई? किसी को पता है संविधान कब से लागू हुआ था? नहीं पता? देखो, 26 जनवरी 1950। याद रहेगा ना? वो सिंपल सा है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ठीक ना? स्वतंत्रता दिवस मत बता देना। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। कैसे? अब जो व्यक्ति संविधान प्रारंभ हुआ, वो उसका अधिवास भारत में है। अधिवास मतलब डोमिसाइल। निवास नहीं बोल रहा है, अधिवास बोल रहा है। निवास तो कोई भी कहीं का हो सकता है। 10 दिन के लिए गया कहीं, 10 दिन के लिए निवास कर लिया, 50 दिन का निवास कर लिया, लेकिन यहाँ अधिवास बोला है। अधिवास का मतलब स्थायी रूप से रहना, इसको कहते हैं स्थायी निवास। या उसका विचार हो कि यहाँ पर हमें बहुत लंबे समय तक रहना है, तो उसे अधिवास कहेंगे। ठीक है ना? और उसके माता पिता का जन्म भारत में या अविभाज्य भारत में हुआ हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? संविधान के आरंभ पर नागरिकता वही व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है जिसका अधिवास भारत में होगा और जिसके माता पिता का जन्म, माता या पिता मतलब मम्मी या पापा में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो 5 वर्ष तक संविधान प्रारंभ होने के पूर्व से 5 वर्ष तक भारत में साधारण तौर पर रहा हो, तो संविधान के आरंभ पर उसको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? जब संविधान लागू हुआ ना, कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए। अब कुछ व्यक्ति का मन था कि भैया इतना प्यारा भारत है, हम कहीं छोड़ के जाए, तो भारत आ गए। तो भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में कैसे नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वो बताया गया है अनुच्छेद 6 में। इसका आप लोग को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है पढ़ने के लिए, बस ये देखना है कि कौन पाकिस्तान जाने वाले, कौन से अनुच्छेद में पाकिस्तान जाने वाले के लिए बताया गया है, किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए बताया गया है, किस अनुच्छेद में संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता बताया गया है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका अनुच्छेद 9, 10 और 11। 11 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में डायरेक्ट मतलब सवाल पूछना ही पूछना है। यदि नागरिकता से पूछ रहा है तो डायरेक्ट ये तो पूछ लेगा कौन से भाग में है, भाग 2। याद है ना? अनुच्छेद 5 से 11 तक में याद रहेगा। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में दिया गया है। लेकिन यदि वो सब नहीं पूछा तो सीधे अनुच्छेद पूछेगा 11 डायरेक्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं किसी को जानना नहीं है। अनुच्छेद 6 बता देते हैं ना। अनुच्छेद 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता। इसका बताया गया सीधा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948, डेट कितना बताया, 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद भारत में आ गया और उसने संविधान लागू होने के पहले पंजीकृत अपने आप को करा लिया, रजिस्टर करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। अरे एनआरसी बहुत चल रहा है, वही रजिस्ट्रेशन 1951 के सबसे पहले 1951 में ही हुआ था। भारत में कौन से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो नागरिक है कि नहीं, ये जानने के लिए आगे बताते हैं। अभी इसको देखते हैं। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, तो 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद में जो व्यक्ति आए और 1950 26 जनवरी 1950 के पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 7। भाई जिसको भारत पसंद नहीं उसको काहे का नागरिक बनाएंगे? टाटर वाले कर दिए पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता।
अनुच्छेद 7 में दिया गया। हाँ, उनकी नागरिकता तो समाप्त कर दी गई। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो शर्त के तहत गए थे, किसी कार्य के लिए गए थे या अनुज्ञा के लिए गए थे, तो उनको यह माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के पहले ही आ चुके हैं भारत में, उसके बाद आए तो भी, और उनकी नागरिकता भारत में बरकरार रहेगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के नागरिकता, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए नागरिकता, अर्थात एनसीआर क्या बोलते हैं, जो प्रवासी भारतीय होते हैं, प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। यह इसको बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के छोड़कर, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो जान ले बांग्लादेश भी पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो 1971-72 में बांग्लादेश टूट के बना, भारत तोड़ा था उसको, अच्छे से तोड़ा। तो अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए नागरिकता। और इसमें क्या था कि कोई व्यक्ति है जिसका कहीं भी जन्म हुआ भारत के बाहर, ठीक, कोई व्यक्ति है उसका कहीं भारत के बाहर जन्म हो गया, लेकिन उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जिसका जन्म भारत में हुआ है, तो वो व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है कि हमको भारतीय नागरिकता चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9, यहाँ तक तो अनुच्छेद 6 से अनुच्छेद 5 से 8 तक में नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है, लेकिन 9 में देखिए क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 9 में कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कोई व्यक्ति है वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया, तो उसका अपने देश की नागरिकता ना स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक। अनुच्छेद 9 में ये साफ साफ लिख दिया गया। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 ये कहता है, अभी 9 तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है ना, उसकी सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही छीनी जा सकती है, संसदीय विधि या प्रक्रिया के माध्यम से ही उसकी नागरिकता वापस ली जा सकती है, छीनी जा सकती है, वंचित की जा सकती है, अन्यथा किसी और तरीके से नहीं। अब संसदीय विधि द्वारा आप लोगों ने पढ़ चुका है, 3 तरह से नागरिकता छीनी जा सकती है। किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग दिया, तो उसकी नागरिकता गई। अब सरकार द्वारा भी वंचित किया जाता है। सरकार कैसे वंचित करेगा? अब अपने देश की संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाए, कहते हैं ना, कोई महिला है इस देश की, किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली, उसकी नागरिकता स्वतः चली जाएगी। शत्रु देश की सहायता करने पर, याद आया कुछ इसके पहले वाले वीडियो में? इसलिए आपको इसको समझने के लिए इसके पहले वाला भी वीडियो अच्छे से समझ लेना, देखना या देख लीजिएगा आप लोग टाइम निकाल के, नहीं देखे हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख कर आए हैं। अब अनुच्छेद 10 बता दिए, अब अगले स्लाइड में देखते हैं अगला। हाँ दोस्तों, तो पता है आपको भारत में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है या एकहरी नागरिकता है, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। किसी को तो भारत में एकहरी नागरिकता है। पहली बात तो दिमाग में भर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, वहां पे दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन हम लोग का नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के तर्ज पे लिया गया है, वहां पर एकहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता वहां का अर्थ यह हुआ कि एक राज्य की अलग नागरिकता रहेगी, एक देश का अलग नागरिकता रहेगा, ठीक ना। लेकिन भारत में सभी लोग की नागरिकता क्या है? इंडिया, भारतीय, हम भारत के लोग हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर दोहरी नागरिकता क्या है? हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहरी नागरिकता, जिसे ओवरसीज अर्थात सीमा पार की नागरिकता कहते हैं। ये दूसरा हो गया, इसका अर्थ दूसरा हो गया। तो यह क्या किया गया? लक्ष्मीमल सिंधिया समिति, एक लक्ष्मीमल साहब के नेतृत्व में एक समिति बना, लक्ष्मीमल सिंधिया समिति 2003 में। उन्होंने सिफारिश किया कि जो भारत के बाहर व्यक्ति रहते हैं ना, जो भारत के बाहर रहते हैं और भारतीय मूल के हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को कुछ क्या होगा, कुछ छूट दिया जाए नागरिकता में, उनको सीमित नागरिकता प्रदान की जाए, पूर्ण रूप से नहीं तो सीमित नागरिकता कुछ दिया जाए। तो उनकी सिफारिश पे नागरिकता संशोधन विधेयक आया 2003 में। तो CAA 19 जो 55 बना था, 1986, 1992, 2003, देखिए संशोधन होते जा रहा है। तो उसमें कुछ संशोधन किया गया 2003 में, और उन्होंने कहा कि 16 देश, कहीं लिखे होंगे, हाँ 16 देश, ये ज्यादातर यूरोपीय देश थे। इसके पीछे बहुत सारा कारण होगा। कारण क्या हो सकता है कि भारत के बाहर जो विदेशी रहते हैं वो आएंगे अपने देश, पैसा आएगा,
भाई अपने देश में कोई ना कोई उनका रह रहा होगा, देकर जाएंगे, खर्च करेंगे। तो कहेंगे 16 देश जो हैं वहां के व्यक्तियों का, उसमें जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, उसका बाद में भी नहीं होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं। तो ज्यादातर यूरोपीय देश थे, रूस भी नहीं था इसमें। तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इस तरह से प्रवासी भारतीयों के लिए ना नियम में ढिलाई की गई है नागरिकता के लिए, अर्थात अंशतः नागरिकता प्रदान की गई। अंशतः क्या होता है, जैसे वह बिना पासपोर्ट के भारत आ सकते हैं, वीजा लिए भारत आ गए, क्लियर, आए, लेकिन यहाँ पर उनको अनुच्छेद 16 के तहत मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उन्हें उन्हें किसी संवैधानिक पद पर होने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। वो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के भारत आ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं कुछ समय के लिए। तो 16 देशों के साथ ऐसा था जब 2003 में आया था। अब क्या किया गया, हाँ, उनके लिए कार्ड दिया जाता था, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO कार्ड वो लोग रख सकते थे, उसके तहत वो आ सकते थे बिना पासपोर्ट के, PIO कार्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं जून 2005 में क्या किया गया, फिर CAA लाया गया, उसमें फिर संशोधन किया गया, ठीक। अब इसके बाद क्या कर दिया गया कि जितने भी देश हैं, यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के जितने देश है जहां पर ये नियम अप्लाई हो, जो अपने देश में ये नियम अप्लाई करता हो, वहां पे भारतीय मूल के कोई लोग रह रहे हैं तो भारत में बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं। अभी तक क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल सा है। जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत में आ सकते हैं, इसको दोहरी नागरिकता या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा गया, और वो भारत आकर अपना घूमना फिरना रहना कर सकते हैं। 2005 में भी ये किया गया। अब देखते हैं 2015 में संशोधन किया गया था, अगले साल। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक देखा OCI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आया 2003 में, OCI आया 2005 में, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, याद रहेगा ना, 2003 में, 2005 में, और 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसमें क्या था, बाकी 16 देश यहाँ पर आ गए थे जिनको आंशिक सिटीजनशिप प्रदान किया गया था, और बाकी देशों को इसमें OCI में, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को नहीं शामिल किया गया। उसमें भी कौन, जो भारतीय मूल के थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये पंथ निरपेक्ष राज्य है, याद रखिएगा ये चीज, आगे काम देगा। तो 2005 में ये बना, और 2003 में ये, और 2015 में ज्यादा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ दोनों को मर्ज कर दिया, विलय कर दिया गया। अब देखते हैं CAA 2019, जो कि बड़ा ही विवादित, हालांकि पास हो गया है, बड़ा ही, क्या ही इसको बोले, इसके बारे में आप खुद देखिए और खुद अंदाजा लगाइए क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग देखते हैं CAA 2019, बड़ा ही विवादित चीज रहा है ये, बड़ा हो हल्ला हुआ देश में इसके लिए। ये क्या है, इसको समझते हैं, और हम यकीन करते हैं, यकीन का विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग भी इसके विवाद को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और आप लोग लेकिन अपना तर्क दीजिएगा, क्या ये सही है कि गलत है। हम सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था ये अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि जो बांग्लादेश है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत ही बारीकी से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन कौन से देश, 3 ठो देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, अब यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम तो होंगे नहीं, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य देश और इस्लामिक देश है, ठीक। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, कौन कौन से, हिंदू, पहला 5 धर्मों वालों को लिया गया अल्पसंख्यक लोगों को, एक, दूसरा सिख, तीसरा जैन, चौथा ईसाई, पांचवा पारसी। हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और पारसी लोगों को लिया गया, जो 31 दिसंबर 2014, याद रखिए डेट, 31 दिसंबर 2014 को इन 5 धर्मों में से जो लोग भारत में आके रह रहे हैं, तो जो भारत में आके वैध रूप से रह रहे हैं या अवैध रूप से बिना कागज पत्र के, उन्हें क्या किया जाएगा, वैध माना जाएगा, और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, क्या बताया हमने कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में
सभी देश में नहीं, सिर्फ 3 देशों में, जिसपे मतलब जो अल्पसंख्यक है वहां पर, हिंदू हिंदू सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इतना क्लियर है। अब इनको पासपोर्ट अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946, 2 अधिनियम है, जो कोई अवैध रूप से भारत में आता है तो उन पर केस चलाया जाता है, मुकदमा किया जाता है। ठीक, तो इसके तहत छूट दिया जाएगा, याद रहेगा, पासपोर्ट अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं इस पे विवाद क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम भी किसी विवादित चीज में ज्यादा घुसने का मतलब नहीं सोचते हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या तर्क क्या वितर्क है। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष है, तो लोगों ने कहा कि भाई धर्म जब धर्मनिरपेक्ष है, धर्म पंथ निरपेक्ष है, तो ये सिर्फ धार्मिक लोगों को ही क्यों भारत में बुलाया जा रहा है? क्या चाइना के लोग नहीं आ सकते थे? चाइना में जो प्रवासी भारतीय है, जैसे वहां पर भी मुस्लिम है, उगर मुस्लिम है, वहां पर भी अत्याचार हो रहा है। श्रीलंका में है तमिल वाले, तमिल हिंदू, उन पर भी अत्याचार धार्मिक आधार पर होता है। और आपका यहाँ म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं। भारत जब धर्मनिरपेक्ष है तो सभी को आने देना चाहिए। जहां पर यदि सरकार का तर्क है कि जो विदेशों में रह रहे हैं वहां पर अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रही है, तो उगर मुस्लिम भी तो अल्पसंख्यक है उनके हिसाब से, चाइना में रहने वाले। अब भारत धर्मनिरपेक्ष है तो उनको भी लाना चाहिए, क्योंकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम है। कई सारा इसमें 50 वाद दाखिल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बात को समझिए, बहुत ही गहराई से समझने वाली चीज है कि यदि सिर्फ इन लोगों को भारत में लाया जा रहा है। हाँ, संविधान पढ़ने का एक मूल तंत्र मतलब मूल मंत्र का समय तंत्र नहीं, मूल मंत्र ये है कि आप किसी भी चीज को न्यूट्रल होकर सोचिएगा। किसी धर्म के मतलब अपने आप को जातिवाद से जोड़कर धार्मिक व्यक्ति बन के तो संविधान पढ़िएगा तो आपको समझने में भी कठिनाई होगी, आपका झुकाव किसी एक पक्ष की ओर होगा। इसीलिए संविधान को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी यही है कि आप एकदम न्यूट्रल रहिए, क्या सही है क्या गलत है एक तर्क के हिसाब से देखिए। सरकार सॉरी, तो यहाँ पर देखते हैं हिंदू सिख जैन ईसाई पारसी को 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए थे उनको नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई। अब एनआरसी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने CAA 2019 के बारे में बहुत बढ़िया से बात की, विस्तार से चर्चा किया। ठीक, तो क्या है वो, अब जानते हैं क्या कि वो 2019 वाला जो CAA आया है पूरे भारत पे लागू है? नहीं, पूरे भारत पे नहीं लागू है। यह पहली बात तो अनुसूचित 6, जो लोग अनुसूची की क्लास देख चुके हैं उनको याद होगा कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो अनुसूचित 6 राज्य में जो राज्यों शामिल है अनुसूचित 6 में, वहां पर ये लागू नहीं होगा। वहां पर हिंदू सिख जैन ईसाई पारसी समुदाय के लोगों को नहीं बसाया जाएगा, जो विदेश से आए हैं। विदेश से क्या, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश 3 देश से आए हैं, उनको वहां नहीं बसाया जाएगा अनुसूचित 6 वाले राज्य में। और इनर लाइन परमिट जिन राज्यों को मान्यता दिया गया है वहां नहीं बसाया जाएगा। इनर लाइन परमिट का अर्थ यही हुआ कि जो भारत के लोग हैं उनको जो इस क्षेत्र घोषित किया, इनर लाइन परमिट जो इस क्षेत्र को घोषित किया गया है, वहां पर जाने के लिए सामान्य सा परमिशन लेना पड़ेगा वहां के राज्य सरकार से। ठीक ना, तो इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट आया था अंग्रेजों के समय से। वो लोग व्यापार करना चाहते थे, व्यापार में रुकावट न हो, इसलिए सभी लोग वहां ना जा पाए, उन लोगों ने इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट ला दिया। भारत सरकार ने इसको अपने परिपेक्ष में ले लिया है कि वहां के लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो इनर लाइन परमिट में देखेंगे तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य शामिल है। कौन कौन से? एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, आगे वाला जो ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया मिजोरम हो गया, ठीक। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड। ये 4 राज्य है जिसको इनर लाइन परमिट दिया गया है, जहां पर जाने के लिए हमें वहां के राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर CAA लागू नहीं होगा। और कौन सा? अनुसूचित 6, अनुसूचित 6 में जो राज्य शामिल है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक ना। अब देखते हैं NRC साथ में लाया गया था, बड़ा ही दोनों को लेकर बहुत ही बवाल चला था दोनों, एक CAA और एक NRC। आप लोगों ने भी सुना होगा NRC।
एक तो फुल फॉर्म ही इसका पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सॉरी सिटीजन होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी। ये क्या होता है इसको जानते हैं अच्छे से, थोड़ा सा इसको मिटा दे जो अच्छा है। इसमें क्या था ना, यह पूरे भारत में लागू नहीं है फिलहाल, यह लागू है असम में, घुसपैठियों के लिए लागू था। और इसमें यह सबसे पहले आया था 1951 में। 1951 में क्या करने आया था भाई साहब, पता है 1951 में क्या करने आया था? क्योंकि उस समय देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं चल रही थी, भारत का नागरिक रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका था 1951 में, प्रथम जनगणना हो चुकी थी, तो प्रथम जनगणना हो रही थी, तो उसमें एक एनसीआर बनाया गया, एनआरसी बनाया गया, और देखा गया कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, कौन कौन शामिल नहीं हुआ है। अब वहां पर तो खत्म हो गया। अब असम में क्या हुआ, असम में बहुत तेजी से बांग्लादेश जब बना ना, वहां घुसपैठियां असम में आके बसने लगे, बहुत ज्यादा वहां जनसंख्या हो गई, यहाँ तक कि असम के मूल नागरिक से ज्यादा वहां पर घुसपैठियां आ गए, बहुत समस्या पड़ गया था। तो उसको लेकर ना 1979 1979 में अखिल असम छात्र संघ, AASU, कौन भाई, अखिल असम छात्र संघ ने आंदोलन किया, लंबा आंदोलन चला इन लोगों का, लगभग 6 वर्ष। और 15 अगस्त 1985 को एक असम समझौता किया गया, असम समझौता 15 अगस्त 1985 को किया गया। देख लीजिए, छात्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, यदि आ जाए अपने बात में ना मनवा के रहते हैं। तो ये 1979 में अखिल असम छात्र संघ ने आंदोलन किया, और 1985 में असम समझौता किया गया, जिसके तहत 1912 में प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। 1912 में प्रक्रिया आरंभ की गई, क्या किया गया कि 2015 तक प्रक्रिया आवेदन कराया गया, कौन कौन यहाँ का नागरिक है अपने आप को सिद्ध करे। अब वो आंदोलन मतलब यह प्रक्रिया समाप्त हुई 2015 में, और 2017 में पहली लिस्ट आ गई, पहली लिस्ट 2017 में आई, और 2019 तक सभी लिस्ट आ चुके थे। और उससे क्या पता चलता है कि 40 लाख लोग, कितने लोग, 40 लाख लोग जो नागरिकता के लिए रजिस्टर मतलब नागरिक है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है उनका, 40 लाख लोगों की नागरिकता पर संदेह उत्पन्न हो गया, अर्थात उन्होंने अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाई। अब इन 40 लाख लोगों का क्या होगा वो सरकार जाने, हालांकि सबको जानना चाहिए था। और उसके बाद और सिर्फ असम की बात है, अब यही एनआरसी यदि पूरे भारत पे लागू होती है, तब देखिए कितना करोड़ों और करोड़ों लोग आएंगे जो कि अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अतः ये मेरा पूरा अभी तक नागरिकता पे बनाया गया वीडियो मेरा है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरा प्रयास यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।